वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे, जहाँ पे आपको बायोलॉजी की हर एक टॉपिक प्रॉपर वे में, क्लियर वे में आपको मिलेगा। यहाँ पे इन बायोलॉजी की टॉपिक्स को पढ़ के आप प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छी तरीके से। मैं लेके आ गया हूँ पार्ट 3, आरबीसी का पार्ट 3 है ये। आपने आरबीसी का पार्ट 1 देखा, 2 देखा, अब हम देखेंगे पार्ट 3। यहाँ पे हम डिजीज़ को फोकस करेंगे, साथ में आरबीसी के और इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आरबीसी का पार्ट 3। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आरबीसी जो होती है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट करती है किसके थ्रू? हीमोग्लोबिन के थ्रू। हम हीमोग्लोबिन के लिए एक प्रॉपर वे में वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। वहाँ से देखते हैं यहाँ पे। तो आरबीसी जो है वो आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। अगर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है तो आरबीसी यहाँ पे क्या होगी? ब्लैंक होगी। जब ब्लैंक हो गई तो इसके अंदर जब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो इसको रिक्वायरमेंट एनर्जी की क्या हो गई? काफ़ी कम होगी। और ये आरबीसी खुद से मूव नहीं करती, ये ब्लड में फ्लो करती है। अगर ब्लड में खुद से फ्लो कर रही है, ब्लड के साथ बह रही है, यहाँ पे जो प्लाज्मा उसमें फ्लो करने का काम कर रही है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखा जाए इसके अंदर हम तो ये पाएंगे आप यहाँ पे कि जो आरबीसी है वो अपनी एनर्जी को फॉर्म करती है किस प्रोसेस के थ्रू? अगर क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब कि जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं 10 स्टेप्स के थ्रू तो बहुत कम एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एनर्जी बन रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है? प्रिकर्सर होता है, स्टार्ट करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को। और जब माइटोकॉन्ड्रिया चला गया तो बहुत कम एनर्जी से इसका सर्वाइवल हो जा रहा है, क्योंकि इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट हम यहाँ फोकस करेंगे कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या आरबीसी के अंदर होता है जो मैच्योर होती है? तो आंसर आएगा क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास ना डीएनए है। जब डीएनए नहीं है तो उसके पास आरएनए का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना टीआरएनए का, ना एमआरएनए का, ना आरआरएनए का, किसी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? क्लियर है यहाँ पे? तो प्रोटीन का फॉर्मेशन मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ना राइबोसोम है, ना डीएनए है, कुछ भी वहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसी पॉइंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैच्योर आरबीसी क्या करती है? डू नॉट कंटेन डीएनए, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसीलिए क्या करती है? आरएनए को फॉर्म नहीं करती। इस प्रोसेस में क्या होता है? अगर उसके अंदर आरएनए फॉर्म नहीं हो रहा है, आपने पढ़ा होगा आरएनए का मतलब, आरएनए क्या करता है? प्रोसेस करता है क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, यहां होता है। क्लियर है? अगर इसके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो अगर आरबीसी की कहीं भी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर कहीं पे क्या होती है? रप्चर होती है, तो इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं सकती यहाँ पे? तो इसलिए यहाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है? प्रोटीन का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? कैन नॉट डिवाइड एंड हैव लिमिटेड रिपेयर कैपेबिलिटीज। तो इस वजह से क्या होगा? नया प्रोटीन नहीं बनेगा, तो वो डिवाइड नहीं कर सकती है, और वो अपनी जो प्रॉपर वे में अगर कोई डैमेज हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसको रिपेयर नहीं कर पाएगी। जो प्रोटीन पहले से प्रेजेंट था बस वही क्या करेगा? रिपेयर करेगा। वैसे प्रॉपर वे में रिपेयर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि आरबीसी क्यों नहीं डिवाइड कर पाती, तो आप बताएंगे क्योंकि उसके अंदर डीएनए नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो अटैक करते हैं डीएनए के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, वहां जाके क्या करते हैं? उसको हाईजैक करने का काम करते हैं, ये कहा जाए तो अगर इसके पास प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन यहाँ पे फॉर्मेशन इसका नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर बात है कि इसके अंदर आरबीसी के अंदर किसी भी वायरस का अटैक नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी के अंदर किस सेल के अंदर वायरस का अटैक नहीं हो सकता है, तो आप आंसर क्या देंगे यहाँ पे? जो आरबीसी है, क्योंकि उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट नहीं है, और डीएनए पे ही क्या करता है? वायरस अटैक करता है, उसको हाईजैक करने का काम करता है। इसलिए
इस सेल के अंदर वायरस का अटैक नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमने बताया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपोएसिस कहलाएगा। वही ब्लड की फॉर्मेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, इसको हम हीमोपोएसिस कहेंगे। हीमोपोएसिस होल ब्लड की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया क्या, एरिथ्रोपोएसिस की बात कर रहे हैं। एरिथ्रोपोएसिस के प्रोसेस में आरबीसी जो होती है ये 7 डेज में क्या होती है, मैच्योर होती है। मैच्योर होने के बाद ये रिलीज की जाती है रेड बोन मैरो से ब्लड के अंदर, और इस ब्लड में जब आती है तो ये ब्लड में फर्स्ट एंड सेकेंड डेज में इसके सारे के सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम क्या बोलते हैं इसे, हम एक मैच्योर आरबीसी क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। तो टोटल फॉर्मेशन का टाइम कितना लगा यहाँ पे, 7 डेज का यहाँ पे टाइम लगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब एक आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी दिन हो सकती है, एक हेल्दी इंडिविजुअल आरबीसी की। इंडिविजुअल आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल आरबीसी की बात कर रहे हैं, जो ब्लड में मूव कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, उसकी जो लाइफ है अप्रॉक्स 100 से लेके 120 डेज होती है। 100 से लेके 120 डेज होने के बाद, ये मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे एक फुल टर्म इन्फेंट के बारे में, जो एक बेबी है उसकी बात करें तो उसमें क्या है, काफ़ी कम है। अगर क्वेश्चन आता है एडल्ट में कितनी है तो आप क्या बोलेंगे, 100 से 120 डेज। वही अगर इन्फेंट में कितनी है तो कम हो जाएगी, 80 से लेके 90 डेज यहाँ पे हो जाएगी। इस पॉइंट को आप याद करके रखे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आरबीसी है उसका एन एवरेज अगर देखा जाए ह्यूमन मेल के अंदर, तो ये 2.5 ग्राम क्या करती है, आयरन स्टोर कर सकती है। ओरल की बात करते हैं यहाँ पे, ये आयरन कहाँ प्रेजेंट है, तो आयरन प्रेजेंट है इनसाइड द हीमोग्लोबिन के अंदर। सारे के सारे हीमोग्लोबिन को अगर हम क्या करें, काउंट करें, उसके अंदर की आयरन के अमाउंट को काउंट करें तो कितना आ रहा है यहाँ पे, अप्रॉक्स 2.5 ग्राम आ रहा है यहाँ पे। और ये टोटल कितना बॉडी का आयरन है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये अबाउट हमारे बॉडी में 65% आयरन जो होता है वो तो आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट है। बॉडी में और जो बचा हुआ परसेंटेज हो गया यहाँ पे, ये होल द बॉडी में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 65% आयरन का जो पार्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द आरबीसी, हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको। इस पॉइंट को आप भूलेंगे नहीं, लर्न करके रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हम बात करते हैं, आपको फोकस करना है यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है हमारा स्टमक दिखाई दिया, यहाँ देखिए फोकस करिए, यहाँ पे स्टमक हो गया। स्टमक के जस्ट साइड में आपको यहाँ पे एक रेड कलर का किडनी शेप का, कहा जाए तो बीन शेप का, आपको यहाँ पे एक आर्गन दिखाई दे रहा है। इस आर्गन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन को जनरली हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर, ब्लड का रिजर्वायर है। किसका रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि ये ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक है स्प्लीन हमारे बॉडी का, मतलब हमेशा इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। अगर कभी कहीं पे कोई पर एक्सपोजर हो गया, यहाँ पे क्यूटेनियस एक्सपोजर हो गया यहाँ पे, तो ब्लड निकल के बाहर गया, तो वो ब्लड की जो बॉडी में कमी हुई है, ये तुरंत क्या करता है, अपने अंदर जो स्टोर किया ब्लड है वो रिलीज करता है बॉडी के सर्कुलेशन में, और वो कमी दूर कर दी जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम इसे ब्लड बैंक कहते हैं हमारे बॉडी का। इस बात को याद रखना है। जो भी आरबीसी की एज कंप्लीट होती है वो 100 से 120 डेज के बीच में पहुंचती है, तो इसके सरफेस पे मैंने बताया था आपको कि पीएस एक्सपोज करता है। आप पार्ट 2 में जाएंगे, आपको पीएस के बारे में पता चलेगा, यहाँ पे पीएस क्या होता है, उसको जरूर देखें आप। अब इसी पीएस को रिकॉग्नाइज करती हैं मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेज हो गई, इन्हीं पीएस को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और इनका जो डेथ होती है ये इसी के अंदर, स्प्लीन के अंदर की जाती है। डेथ के बाद उसको ये मैक्रोफेजेस क्या करती हैं, इनगल्फ कर लेती हैं। इसको प्रॉपर रिसाइकिल किया जाता है इस आरबीसी को, और इसलिए क्योंकि इसके अंदर आरबीसी की डेथ हो रही है, इसलिए हम क्या बोलने से हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, ग्रेव यार्ड कौन सा है, तो आप बोलेंगे क्या, स्प्लीन है। आरबीसी का ब्लड बैंक कौन है, ब्लड का, हमारे बॉडी का ब्लड बैंक कौन है, तो बोलेंगे क्या, ये स्प्लीन ही क्या है, यहाँ पे ये ब्लड बैंक है। मूव करते हैं इसके साथ हम नेक्स्ट पेज पे। अगर हम देखते हैं कि जब आरबीसी की लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गई, मैक्रोफेज ने क्या कर लिया, उसको इनगल्फ कर लिया है। उस इनगल्फ किया हुआ जो मैक्रोफेज है, आरबीसी के अंदर इनगल्फ प्रेजेंट है, उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है, हीम कंटेंट है, हीमोग्लोबिन का जो पार्ट होता है, उसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है, वो आयरन क्या था, ये Fe2 के फॉर्म में था।
अब उसको क्या कर लिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, Fe3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट था वो किस फॉर्म में था, वो Fe2+ के फॉर्म में था। इसको बनाया कौन था, हमारे स्टमक के अंदर इसको फॉर्म किया था HCl ने, क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, HCl क्या करता है, इस Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे स्टमक के अंदर, जब हमने खाना खाया था तब। और इस Fe2 से क्या बन गया, हीमोग्लोबिन बन गया। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हुआ तो फिर से क्या हो गया, Fe2 से क्या हो गया, ये Fe3 के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। तो ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, और साथ में उसी ब्रेक डाउन से क्या बनता है, बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के बाइल का पार्ट बनेगा। अब यहां देखिए, ये पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे, बिलीवर्डिन जो है वो रिड्यूस होता है किस फॉर्म में, बिलिरुबिन की फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आया कि बिलिरुबिन का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आंसर क्या देंगे आप, बिलीवर्डिन ही क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, बिलिरुबिन के फॉर्म में। अब ये मैक्रोफेज से रिलीज कर दिया गया, यहाँ पे कहां पे रिलीज कर दिया गया, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा से ये जाना है, इसको कहां पे है, लीवर के अंदर जाना है। किसको जाना है, इसी बिलिरुबिन को जाना है। तो कौन ले जाएगा इस प्लाज्मा से लीवर तक, कौन लेके जाएगा इसको, तो ये जो है बिलिरुबिन है, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ, एल्बुमिन के साथ। एल्बुमिन हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन है। ये हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। इसका रोल याद रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। अब इस बिलिरुबिन क्या करेगा, इसके साथ अटैच होके, एल्बुमिन के साथ अटैच होके कहां पहुंचेगा, ये लीवर में पहुंचेगा, और इसको लीवर क्या करेगा, मूव कराएगा कहां, स्टोर करेगा कहां पे, इनसाइड द गॉल ब्लैडर के अंदर एज ए फॉर्म ऑफ द बाइल। तो ये होल प्रोसेस है, इसे क्या करेंगे आप, लर्न करके रखे रहेंगे, इसे आप भूलेंगे नहीं, मैंने जो बताया भी आपको यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं, जो आयरन है, वो आयरन अब जो प्लाज्मा में रिलीज किया गया है, जो मैक्रोफेज ने हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन किया, उसके इस आयरन फॉर्म को रखा गया, यहाँ पे Fe3 फॉर्म को रखा गया। अब ये आयरन क्या हो रहा है, प्लाज्मा में रिलीज किया गया। अब इस प्लाज्मा से इस आयरन को पहुंचाना कहां पे है, बोन मैरो के अंदर पहुंचाना है। कौन सी बोन मैरो, आप याद रखेंगे हमेशा, रेड बोन मैरो के अंदर पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है इसके अंदर, क्योंकि जब रेड बोन मैरो के अंदर पहुंच जाएगा तो जो न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसके अंदर इस Fe3 को पहुंचा के फिर से हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाया जाएगा। प्रॉपर रिसाइकिल हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रॉपर वे में इस आयरन को कौन सा प्रोटीन सर्कुलेट करेगा, दिखाई दे रहा है पे, रीसर्कुलेट बाय द कैरियर प्रोटीन। कौन सा लेके जा रहा है यहाँ पे, तो उस प्रोटीन का नाम है क्या, ट्रांसफर करने वाला, तो इसलिए बोल दिए क्या हम, ट्रांसफेरिन। तो ये ट्रांसफर करता है किसको, इस आयरन कंटेंट को ट्रांसफर करेगा कहां पे, रेड बोन मैरो में। इसे आप याद रखेंगे, ट्रांसफेरिन को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में दिखाई देगा आपको। अब हम बात करते हैं, जो आरबीसी की डेथ हो गई, उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन था उसे ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और ब्रेक डाउन करके इसके कुछ पार्ट को प्लाज्मा में रिलीज कर दिया गया। अब ये तो आरबीसी के अंदर है, तुम क्या बोल रहे हैं, इसको हम हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं, और यही हीमोग्लोबिन प्लाज्मा के अंदर आ गया तो क्या बोलेंगे इसे हम, देखिए यहाँ पे, तो हीमोलाइज्ड हीमोग्लोबिन, जिसको ब्रेक डाउन किया गया, आरबीसी से निकाल के ब्रेक डाउन किया गया, बाउंड किया गया टू ए प्रोटीन इन द प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड, हम बात बोले थे, हम इसे ट्रांसफेरिन की बात कर रहे थे, हम एल्बुमिन की बात कर रहे थे वहां पे। अब हम इसे क्या कह रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, हिपैटोग्लोबिन बोल रहे हैं। क्या बोले से हम, हिपैटोग्लोबिन बोले। तो अगर वही हीमोग्लोबिन, हीमोलाइज्ड हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पहुंच जाता है तो उसे हम हीमोग्लोबिन नहीं कहते, क्या कहते हैं इसे हम, हिपैटोग्लोबिन कहते हैं। इसे आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब ये जो हिपैटोग्लोबिन है, क्या ये एक्सक्रीट हो सकता है किडनी से हमारे बॉडी के थ्रू, नहीं। तो हिपैटोग्लोबिन क्या होता है, ये नॉट एक्सक्रीटेड बाय द हीमोग्लोबिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो गया हिपैटोग्लोबिन के फॉर्म में, और ये हिपैटोग्लोबिन है, ये एक्सक्रीट नहीं किया जा सकता किडनी के थ्रू, इस बात को आप याद रखेंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया आपने, अपने फ्रेंड्स को बताएं। फ्रेंड्स को बताएंगे तो उनको भी क्या होगा, प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, आपके बीच में कंपटीशन होगा, आप दोनों पढ़ें इस टॉपिक को और आपस में क्वेरी करें कि तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, इससे क्वेश्चन आप पुट अप करें। हम बात करेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो गया एक और यहाँ पे, कि डिजीज रिलेटेड विद द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला यहाँ पे आ रहा है क्या, एनीमिया की बात कर लें। एनीमियाज कई टाइप के होते हैं, हम सिंपल फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे।
एनीमिया का मतलब क्या कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो गया, काफी लो हो गया। क्यों लो हो गया? अब दो रीजन यहाँ पे हो सकता है कि ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट क्या हो, काफी कम हो गया हो, या क्या हो सकता है कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई हो आरबीसी के अंदर, या क्या हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट ही क्या हो गया, कम हो गया। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, इन तीनों कंडीशन से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब सिंपल फॉर्म में यहाँ पे क्या कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी क्या होगी, ब्लड के अंदर कम हो गई। जब भी एनीमिया होता है, जो ब्रीदिंग रेट है, जैसे हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, अगर मान लें कि हमारा क्या है 12 to 14 चल रहा है यहाँ पे, तो ये ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि हमारे ब्लड, हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है या आरबीसी का अमाउंट है वो क्या हो चुका है, काफी लो हो चुका है। तो एनीमिया के अंदर क्या हो गया, आरबीसी का अमाउंट क्या हो गया, लो हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिकल सेल का मतलब क्या, सिकल का मतलब होता है ऐसे हंसिया का शेप वाला, जैसे गांव में कुछ फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रास क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, हंसिया कहते हैं, इससे ग्रास कट की जाती है। तो सिकल शेप का हो जाना, सिकल शेप कैसे होता है इसके बारे में जरा मैं आपको ब्रीफ यहाँ करना चाहूंगा। यहाँ पे पहली बात, जो हमारे बॉडी के, हमारे जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो दो टाइप का है। एक को बोलते हैं क्या, HbA, और दूसरे को बोलते हैं क्या, HbA2। इस ए का मतलब यहां पे क्या है, एडल्ट। ये जो HbA है ये हमारे आरबीसी के अंदर अप्रॉक्स 97% हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। HbA कहने का मतलब एक आप और बात समझ लीजिए कि इसके अंदर अल्फा के 2 पॉलीपेप्टाइड हैं और बीटा के भी क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हीमोग्लोबिन इसकी बात करें, A2 की बात करें, तो इसका अमाउंट अगर 97% यही हो गया, HbA हो गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 1 से लेके 3% क्या हो गया, ये हो गया। इस बात को याद रखेंगे आप। अब हीमोग्लोबिन का जो बीटा वाला चेन है, हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है, हम इसकी बात करते हैं। ये काफी लंबी चेन है। इस चेन में मैं आपको फर्स्ट 6 जो अमाइनो एसिड लगे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे लगा हुआ है वैलिन, फिर सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है यहां पे हिस्टिडिन, फिर थर्ड नंबर पे लगा है यहां पे ल्यूसिन, फिर फोर्थ नंबर पे लगा है यहां पे थ्रियोनिन, फिर फिफ्थ नंबर पे लगा है यहां पे प्रोलिन, एंड जो 6 वाला है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं GAG से। हम क्या बोल रहे हैं इसको, हम ग्लूटामिक एसिड कह रहे हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, GAG इज द कोडॉन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड। ये नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। एक 6 वाले पोजीशन को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है। अब इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा चेन है उसकी बात करें, क्वेश्चन आएगा कि किस बीटा चेन के अंदर होता है, तो किस में होता है, तो आंसर देंगे क्या, बीटा चेन के अंदर क्या होता है, चेंजेस आता है। अब इसका जो 6 पोजीशन वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे अमाइनो एसिड, ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके प्लेस पे क्या आ जाता है, 6 नंबर पे वैलिन आ जाता है। जब वैलिन आता है तो ये 6 वाला वैलिन और ये वाला वैलिन आपस में क्या करते हैं, ऐसे क्या होते हैं, टर्न होके आपस में अटैच हो जाते हैं। जब टर्न हो जाते हैं तो इस टाइप का क्या होता है, एक शेप का क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका हीमोग्लोबिन से टर्न हो गया इसके अंदर, तो आरबीसी का भी शेप क्या हो जाएगा, ऐसे हंसिया के फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा अमाइनो एसिड म्यूटेट किया, चेंज हुआ, इसे हम बोलते हैं क्या, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि 6 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड था उसके प्लेस पे डीएनए के अंदर म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वैलिन आ गया, और वैलिन क्या हो गया, इस वैलिन से क्या कर दिया, बाइंड कर गया, और इसकी वजह से शेप क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का सिकल शेप हो गया, हंसिया के फॉर्म में हो गया, और आरबीसी का भी शेप क्या हो गया, इस फॉर्म में हो गया। जब इस फॉर्म में हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन काफी टर्न हो चुका है, इसके इस सेल के अंदर ऑक्सीजन की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, इसका सिकल सेल शेप का हो गया, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसे। हम मूव करते हैं आगे। यहाँ पे थैलेसीमिया की बात करेंगे तो थैलेसीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, क्लियर है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल रेशियो ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, सब यूनिट्स जो हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के सब यूनिट्स का मतलब क्या, अल्फा एंड बीटा की बात करते हैं यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे अगर
अल्फा 2 है, देखेंगे यहां पे हम इसको अल्फा 2, और यहां पे अगर गामा 2 आ जाए तो इससे हम बोलेंगे क्या, HbF बोल देंगे। ये F का मतलब क्या है, ये फेटल है, मतलब कि खतरनाक टाइप का हीमोग्लोबिन है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, HbF लिखा है मतलब क्या है, वो फेटल वाला है। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्या, पर्नीशियस एनीमिया की बात करते हैं। और ये कैसा है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या, कि हमारी ही इम्यून सेल्स क्या करती हैं, कभी कभी इन पे क्या करती हैं, अटैक करके क्रिएट कर देती हैं यहाँ पे। अब यहां पे दिखाई दिया कि हमारे बॉडी के अंदर एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये क्या हो गया, लैक हो गया। अब हम बात करते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आया और कैसे लैक हो रहा है। तो हमारे स्टमक की जो वॉल के अंदर, स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं क्या, पैराइटल सेल कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्जेनेटिक सेल कहते हैं। पैराइटल सेल कहिए, क्या कहिए, ऑक्जेनेटिक सेल कहिए। ये क्या करती है, ये रिलीज करती है एक ग्लाइकोप्रोटीन। इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि इंट्रिंसिक फैक्टर का नेचर क्या है, तो आंसर देंगे, क्या बोलेंगे आप, कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो एक क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। किस सेल ने निकाला, तो आप आंसर देंगे क्या, पैराइटल सेल ने निकाला। पैराइटल सेल कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे कि स्टमक की जो वॉल होती है उसके सब म्यूकोसा तक ये सेल्स क्या होती हैं, ऐसे क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे कई सेल होती हैं, यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे। इसी का सेकंड फॉर्म क्या कह रहे हैं, इसको क्या बोले नाम, ऑक्जेनेटिक सेल कहते हैं। और यही पैराइटल सेल क्या करती है, दो चीज रिलीज करती है, मैं बता दूं आपको। साथ में ये रिलीज कर रही है इंट्रिंसिक फैक्टर, और यही रिलीज कर रही है एक कंसंट्रेटेड HCl। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ऑक्जेनेटिक सेल ही निकाल रही है HCl, और पैराइटल सेल भी निकाल रही है HCl। कैसा HCl है ये, तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड है, काफी क्या है, कंसंट्रेट है यहाँ पे, और रिलीज कर रही है क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रही है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हुआ कहां पे, स्टमक के अंदर। स्टमक से मूव करके पहुंचा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम आ गया, फिर जेजुनम आ गया। जब ये पहुंचेगा इलियम वाले रीजन में, आई फॉर इंटेस्टाइन, आई फॉर इलियम, आपको याद रखना है यहाँ पे। इलियम क्या है, हाईली क्वाइल्ड है। और इलियम जो की अगर बात करें तो इलियम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो जाके एब्जॉर्ब कराता है विटामिन B12 को। ये इंट्रिंसिक फैक्टर मूव करते कहां पहुंचा, इलियम में पहुंचा। इलियम में जाने के बाद वहां की जो विली है, आप जो फूड आपने ऑब्टेन किया था, आपने खाना खाया तो वो डाइजेस्ट किया आपने उसको, और वो डाइजेस्ट होने के बाद अब एब्जॉर्ब हो रहा है विली के अंदर, तो उसके अंदर का जो विटामिन B12 है उस फूड का, वो फूड, ये विटामिन B12 तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर वहां रहेगा। क्लियर है यहाँ पे, इतनी बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। अब ये इलियम में क्या हो गया, और विटामिन B12 एब्जॉर्ब होके करता क्या है, तो ये नीडेड होता है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC एंड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, RBC को फॉर्म करने के लिए क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। अगर पैराइटल सेल किसी वजह से वर्क नहीं कर रही है, या बोल दें इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑक्जेनेटिक सेल वर्क नहीं कर रही है, तो आपके बॉडी के अंदर जो RBC का काउंट है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर यही काम नहीं करेगी तो ये रिलीज नहीं होगा। जब ये रिलीज नहीं होगा, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे आप भूल नहीं सकते हैं। मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो इस प्लास्टिक एनीमिया डायरेक्ट रिलेटेड हो गया यहाँ पे बोन मैरो से। कौन सा बोन मैरो, तो अब याद रखेंगे रेड बोन मैरो से। अगर हमारा बोन मैरो एनेबिलिटी होगी उसके अंदर कि वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है ब्लड सेल्स को, तो इस टाइप के एनीमिया को बोलेंगे हम क्या, एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, कि हमारा रेड बोन मैरो ही क्या कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे RBC को। मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे। इसके बाद ही यहाँ पे पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मोर, ज्यादा। पॉलीसाइथीमिया, इसी को हम बोलते हैं क्या, एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर RBC का अमाउंट क्या हो जाए, सरप्लस हो जाए, मतलब काफी अमाउंट बढ़ जाए। अगर मेल है तो उसके अंदर क्या है, 5 से लेके क्या है 5.5 मिलियन है पर mm क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो है इसकी अमाउंट क्या हो, काफी बढ़ जाए। तो
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप यहाँ पे। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है क्या? रॉलेक्स फॉर्मेशन। ये रॉलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी अगर एक के ऊपर एक बिल्डिंग की तरह क्या हो जाए, ऐसे अरेंज हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रॉलेक्स कंडीशन बोलते हैं। क्लियर? यहां पे दिखा दिया, यहाँ पे जो आरबीसी क्या हो जाए, सम टाइम क्या करती है? अकर्स एज ए स्टॉक के फॉर्म में आ जाती है यहाँ पे, और एक फ्लैट स्लाइड क्या होता है, नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, एक के ऊपर एक हो जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम रॉलेक्स कंडीशन कहते हैं, रॉलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब ये कब हो रहा है? क्वेश्चन अगर आगे कब हो रहा है, तो मोर ऑफन कब हो रहा है यहाँ पे? इफ द लेवल ऑफ सर्टेन सीरम प्रोटीन। तो ये सिंपल फॉर्म में अगर क्वेश्चन आएगा आप क्या कहेंगे? जो सीरम के प्रोटीन है उनकी वजह से क्या होता है? रॉलेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होते हैं यहाँ पे? एलिवेट कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है यहाँ पे। एज फॉर द इंस्टेंट ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन, मैंने बताया था इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या, कि वो कंडीशन जब किसी प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, रेड कलर अपीयर हो गया है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या? हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब वहाँ पे हमारा ढेर सारा ब्लड की सप्लाई की गई तो वहाँ पे रेड हो गया, स्वेलिंग क्या हो गई, वहाँ पे ढेर सारी ऑक्सीजन पहुँचाई गई। ब्लड और ऑक्सीजन इसलिए पहुँचाई गई है कि वहाँ पे पैथोजन से, मान लीजिए वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वहाँ पे हमारी मैक्रोफेज क्या कर रही है? उनसे फाइट करने का काम कर रही है, और इन्हें फाइट करने के लिए ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट चाहिए, इन्हें न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुँचाया जा रहा है और ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू पहुँचाया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जो रेडनेस एरिया आ गया, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम क्या? इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब कि वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, पैथोजन को मारने का काम किया जा रहा है। मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम यहाँ पे। हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर सोल्यूशन है, तो अगर हम उसमें हम अगर आरबीसी को डिप करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट उसका होगा यहाँ पे? तो यहाँ देखिए, अगर हम हाइपरटोनिक कंडीशन में जब क्या करते हैं, आरबीसी को डिप करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा? आरबीसी में अंदर क्या हो जाएगा? क्रीनेटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्रीनेटेड। इस वर्ड को आप याद रखेंगे। क्रीनेटेड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर टीथ के जैसे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? फॉर्म होने लगते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये इसे ऐसे फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर आ गया, क्या करें हम? टीथ के जैसा यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन अगर आया कि अगर आरबीसी क्या हो गया, हम हाइपरटोनिक कंडीशन में डालेंगे तो क्या कंडीशन आएगी, तो आप क्या बोलेंगे इसको? हम हाइपरटोनिक कंडीशन में डालेंगे तो क्रीनेटेड हो जाएगा। क्यों क्रीनेटेड हुआ यहाँ पे? क्योंकि इस आरबीसी का सारा साइटोप्लाज्म निकल के क्या हो गया? इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या कर गया? मूव कर गया। बात करेंगे हम लोग हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक का मतलब क्या, कि इसके अंदर जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम इंटर करेंगे आरबीसी को, तो इसके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा। तो पहले तो क्या होगी? ये स्वेल होगी, और फिर क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये हीमोलाइज्ड हो जा रही है। इसको आप ब्रस्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? हम क्या कहेंगे? हीमोलाइज्ड कहेंगे। इस टर्म को आप रखेंगे, हीमोलाइज्ड हो गई यहाँ पे दो कंडीशन में। अगर हम बात करेंगे आइसोटोनिक कंडीशन, जिसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या है? इक्वल है। सॉल्यूट की बात करें, अगर हम बात करें सॉल्यूट की बात करें और सॉल्वेंट की बात करें, दोनों क्या यहाँ पे इक्वल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसमें आरबीसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आरबीसी जैसी है एज इट इज क्या होगी? वैसी क्या होगी? रहेगी। तो इससे आप क्या करेंगे? याद रखेंगे आप यहाँ पे आइसोटोनिक कंडीशन। अगर जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, इसे हम कहते हैं क्या? सलाइन सोल्यूशन कहते हैं। उसे जब किसी पेशेंट की तबीयत खराब होती है तो उसको ड्रिप के फॉर्म में चढ़ाया जाता है, तो वो ड्रिप में चढ़ाया जाने वाला सोल्यूशन कौन सा हो गया? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? हम आइसोटोनिक सोल्यूशन ही कहेंगे। इसे आप याद रखेंगे, इसे आप भूलेंगे नहीं। तो ये था प्रॉपर वे में टोटल आरबीसी के बारे में। हम जल्दी क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट फॉर्म में क्या मिलेगा? यहाँ पे हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन से बहुत ढेर सारे आएंगे। सेपरेट टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं। वो नीट का टॉपिक है, वो एनटीएससी का टॉपिक है, वो एनएससी जेएस का टॉपिक है, वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन का लेवल काफ़ी बढ़ गया है, एसएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो इन सारे टॉपिक को जो आप इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर वे में तैयार हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे आपसे बचेगा नहीं।
तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भूलें नहीं, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट आपको इसी पे मिलना है। तो मेरे साथ आप बने रहें अपने कैरियर में सक्सेस पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।